नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अखिलेश यादव ने भी नेशनल पॉलिटिक्स में अपना अहम स्थान बनाने का फैसला कर लिया है। अखिलेश यादव चाहते हैं कि सपा को राष्ट्र पार्टी का दर्जा दिलाते हुए वो बीजेपी के खिलाफ बनाए जाने वाले मोर्चे के एक अहम नेता के रूप में जाने जाए। अपनी इस मंशा को पूरा करने के लिए अखिलेश ने नेशनल पॉलिटिक्स में अपनी एक्टिवनेस बढ़ाते हुए तेलंगाना, तमिलनाडु और गुजरात के प्रमुख नेताओं से मिलना शुरू किया है। इसी महीने वो ममता बनर्जी से मिलेंगे और उसके बाद वो मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में एंट्री करने वाले नीतीश कुमार बिहार में कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। नीतीश इन्हीं सहयोगी दलों के सहारे 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने यूपी में सपा के साथ गठबंधन के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। अखिलेश यादव को जेडीयू ने भले ही यूपी में गठबंधन के लिए ऑफर दिया हो, लेकिन क्या 2024 के चुनाव के लिए विपक्षी एकता के लिए बड़ा सियासी दांव माना जा रहा है? आज किस्सा यूपी का में इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, क्या जेडीयू का ऑफर स्वीकार करेंगे अखिलेश यादव? देखिए, जेडीयू ने ऑफर क्या दिया है, सबसे बड़ी समस्या ये है। ऑफर और जनता दल यूनाइटेड और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन, ये दोनों अलग अलग पहलुओं पर चल रहा है। जिस तरीके से विपक्ष के सारे रीजनल पार्टियों के नेता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इससे समझ में आ रहा है कि इन लोगों ने ठान लिया है और मान लिया है, स्वीकार कर लिया है कि 2024 में इनका कुछ नहीं होने वाला है जी। क्योंकि अखिलेश यादव की बात पहले करते हैं। जिस तरीके से ये गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, अब दिल्ली आने वाले हैं, ममता बनर्जी से मुलाकात यानी पश्चिम बंगाल से सहायता, ये सारे स्टेट में अखिलेश यादव को 10 लोग पहचानते तक नहीं है। ये नेशनल पॉलिटिक्स का एम्बिशन नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर नेता बनने की चेष्टा नहीं है अखिलेश की। ये चेष्टा है, ये कोशिश है कि किसी भी तरीके से ये परसेप्शन क्रिएट हो कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के एकमात्र नेता हैं। क्योंकि ये परसेप्शन तभी क्रिएट होगा जबकि लगेगा कि मोदी के खिलाफ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो सब एकजुट है और उत्तर प्रदेश में इन सारी पार्टियों के नेता अखिलेश का समर्थन करेंगे। क्योंकि और कोई भी पार्टी जो उत्तर प्रदेश की बाहर है उनका अपना कोई भी छोटा मोटा बेस भी उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। अखिलेश यादव अगर तमिलनाडु में जाकर स्टालिन से मुलाकात करते हैं, एमके स्टालिन जो तमिलनाडु के सीएम हैं, वो अगर आकर किसी रैली में अखिलेश यादव के साथ उत्तर प्रदेश के किसी क्षेत्र में रैली करते हैं, पहली बात तो उनकी समस्या होगी बोलने की। हिंदी वो बोल नहीं पाते ढंग से। अगर कहा जाए तो 2-4 लाइन भी हिंदी में नहीं बोल पाएंगे। तमिल बोलेंगे, इंग्लिश बोलेंगे, लेकिन हिंदी बोलने में इन लोगों को दिक्कत होती है। उत्तर प्रदेश के लोग जो तमिलनाडु में रह रहे हैं, लेबर बहुत सारे मजदूरी करने के लिए जाते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग तमिलनाडु में भी जाते हैं। हाल फिलहाल में कुछ विवाद भी पैदा हुआ, सच्चाई कितनी थी उसकी रिपोर्ट जांच के बाद ही आएगी। लेकिन ये पता चला कि तमिलनाडु में कुछ बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ जाति की जा रही है, मारपीट की जा रही है, क्योंकि वहां पर जाकर वो तमिल नहीं सीख पा रहे हैं। लेकिन अगर एमके स्टालिन उत्तर प्रदेश के किसी क्षेत्र में रैली को संबोधित करने आएंगे तो क्या वहां पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, जब तक उसे बताया न जाए कि ये सामने जो बोल रहे हैं वो तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन है, कोई पहचान पाएगा? जी नहीं। वो डिलीवर कर पाएंगे वो बातें जो उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं? जी। उसी तरीके से ममता बनर्जी ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव के लिए प्रचार किया। वो बोल रही थी कि हम बिना कोई शर्त, बिना कोई लाग लपेट के अखिलेश यादव के समर्थन में उत्तर प्रदेश में उतरे हैं। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो अपने साथ गठबंधन की बात करें। वो कोई भी एक भी विधानसभा सदस्य के तौर पर वो कोई भी प्रत्याशी खड़ा करना नहीं चाहती हैं। लेकिन वो आई थी प्रचार करने के लिए, क्योंकि उनका नेशनल एम्बिशन उस समय जाग रहा था। ममता बनर्जी
तलाश कर रही थी कि कुछ स्टेट के लीडर जो है रीजनल पार्टी के, वो उनका सहयोग करें ताकि किसी भी तरीके से वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन जाए। कुछ लोग ये जानते हैं कि वो जीत नहीं पाएंगे, फिर भी वो उस पार्टी के तरफ से, विपक्ष के तरफ से या उम्मीदवार बनने में ही अपने आप को बड़ी खुशी पाते हैं। जैसे कि यशवंत सिन्हा हैं जो भारतीय जनता पार्टी से भगा दिए गए हैं। जैसे कई नेताओं की बात होती है, अभी के समय में प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी के लिए नीतीश कुमार भी मैदान में हैं। शरद पवार भी चाहते हैं कि खुद न बोलें, क्योंकि इतने बुजुर्ग हो गए हैं कि अगर खुद से कहेंगे कि हम पीएम के उम्मीदवार बनेंगे तो हंसी का पात्र हो जाएंगे, इसलिए वो चाहते हैं कि दूसरे लोग बताएं। नीतीश कुमार अपनी तरफ से हैं, ममता बनर्जी अपनी तरफ से हैं, तेलंगाना के जो सीएम हैं के चंद्रशेखर राव, वो भी मोर्चेबंदी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि अगर वो नहीं बने तो किसी दूसरे को उम्मीदवार घोषित कर दें। उसमें एक अरविंद केजरीवाल भी हैं जो 3-4 स्टेट में घूम घूम कर समर्थन हासिल करना चाहते हैं कि लोग उनके नाम पर फैसला कर लें। मतलब साफ है कि अखिलेश यादव उस कैटेगरी में शामिल नहीं हो रहे। अखिलेश यादव के साथ समस्या ये है कि वो उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के अस्तित्व बचाने की जंग लड़ रहे हैं। उनको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी का सफाया होने वाला है। उनके एक एक नेता करके जेल में जा रहे हैं। उनके जो सहयोगी गैंगस्टर और माफिया थे उन पर कार्रवाई हो रही है। उनका पूरा का पूरा गैंग साफ हो रहा है। अब वो जो लोग डरा धमका कर समाजवादी पार्टी के लिए वोट इकट्ठा करते थे, वो लोग जो अपने सपोर्टर को जब उम्मीदवार बनाते थे तो वहां के लोग मजबूरी में उसको वोट देते थे डर के कारण। तो ये लोग जो अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, इरफान सोलंकी हो, रामनाथ यादव हों, ये सारे के सारे माफिया लोग जो अपने अपने क्षेत्र में 1-2 विधानसभा सीट देने के लिए अखिलेश यादव को आश्वस्त करते थे कि अतीक अंसारी का भाई भतीजा खड़ा होगा जीतेगा, मुख्तार का कोई खड़ा होगा जीतेगा। तो ये सब लोग जो हैं, अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी हो, इरफान सोलंकी हो, ये सारे गैंगस्टर लोग समाजवादी पार्टी के लिए 2 तरह से काम करते थे। एक तो अपने क्षेत्र विशेष में जहां जहां उनका वर्चस्व है वहां के 10-15 विधानसभा सीटों पर वो मैनेज करते थे, अपने वोट को डराते थे, धमकाते थे, बूथ कैप्चरिंग करते थे। वो लोग भी अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। पूरा का पूरा गैंग उसका बिखरा पड़ा है। लोगों के अंदर से डर खत्म हो चुका है इन लोगों का। तो समाजवादी पार्टी अब किस आधार पर ये सोचे, अखिलेश यादव को कैसे सोचा जाना चाहिए कि वो चुनाव में जीत पाएंगे? 2 ही आधार है। एक आधार ये है कि ये परसेप्शन बने पूरे हिंदुस्तान में कि मुसलमानों का अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में रहनुमा अलग अलग लोग हैं जो कि मोदी का विरोध कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। केसीआर भी यही कर रहे हैं और स्टालिन भी यही कर रहा है। इधर ममता बनर्जी और नीतीश कुमार भी यही कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव को लगा कि हम भी उस भीड़ में शामिल क्यों ना हों। अगर हम पिछड़ गए तो फिर ये लोग तो मंच पर जा जाकर मोदी का विरोध करेंगे, योगी का विरोध करेंगे और हम पिछड़ जाएंगे तो हमारे साथ जो लोग नहीं आएंगे उसके कारण उत्तर प्रदेश के मुसलमान कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन राजीव जी, जब वो यूपी में ही अपनी साख नहीं बचा पा रहे हैं तो नेशनल पॉलिटिक्स का सपना कैसे देख सकते हैं? नेशनल पॉलिटिक्स का वो सपना नहीं देख रहे। नेशनल पॉलिटिक्स में उपस्थिति दर्ज करवाकर उत्तर प्रदेश के लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक नेशनल लेवल पर एक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे तब तक ये कैसे लगेगा कि पीएम मोदी को हराने वाले जो इकट्ठा हो रहे हैं लोग, जो पार्टियां इकट्ठा हो रही है, जिसमें एकता बनाने की कोशिश की जा रही है पीएम मोदी विरोधी लोगों की, उसमें अखिलेश यादव का भी कोई रोल है, कोई भूमिका है। अगर ये पिछड़ जाते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में ये संदेश जाएगा और कांग्रेस जो कि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ती है वो अखिलेश यादव के ऊपर वो बोलना शुरू कर देगी कि अखिलेश यादव तो मोदी के खिलाफ कहीं भी किसी गठबंधन में शामिल नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी को हराना नहीं चाहते हैं, ये डरे हुए हैं। जैसे कि अखिलेश यादव बोलते हैं मायावती के बारे में
कि मायावती ईडी और सीबीआई के डर से भारतीय जनता पार्टी के तौर पर काम करती है, उनके साथ खड़ी रहती है। उसी तरीके से इसके बारे में भी बोला जाएगा। तो अखिलेश यादव के बारे में अगर उत्तर प्रदेश में ये परसेप्शन बनेगा तो उत्तर प्रदेश का मुस्लिम वोट जो है वो कहीं ना कहीं मायावती के साथ या कांग्रेस के साथ या उससे भी नीचे जो स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल की पार्टियां हैं उन पार्टियों के साथ जाएगी। जैसे अभी तौकीर रजा उछल कूद मचा रहा है, उसके पीछे भी यही कारण है कि उसकी पार्टी जो उसकी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल पार्टी है वो भी ये सोच रहा है कि किसी तरीके से हिंदू राष्ट्र का विरोध करके, हिंदुओं का विरोध करके, मोदी का विरोध करके वो मुसलमानों को अपने पक्ष में लाए ताकि कुछ मुसलमान उनको वोट दे सके, 2-4 सीटें मिल जाएं। अब इससे अखिलेश यादव को डर लग रहा है कि अगर मुस्लिम वोट देने लगे ओवैसी को, तौकीर रजा को, कांग्रेस को, मायावती को, तो इनका क्या होगा? क्योंकि हिंदुओं के बीच इनकी साख तो रही नहीं है। बची खुची साख जो थोड़ी बहुत है वो सिर्फ हिंदुओं में यादवों के बीच है, वो भी धीरे धीरे खिसकता जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आजमगढ़ में, रामपुर में उपचुनाव हारे, ये अपने गढ़ में वो हार चुके हैं जहां पर यादवों की संख्या भी अच्छी खासी है, मुसलमानों की संख्या भी अच्छी खासी है। तो उन जगहों पर हार रहे हैं तो डर तो लगना ही है कि यादव भी अब उनका साथ छोड़ रहे हैं। यादवों के अंदर भी लगने लगा है कि अखिलेश यादव परिवार के अलावा किसी और के नहीं हो सकते, और ये परिवारवादी पार्टी है। ऐसे अखिलेश यादव परिवार के भी नहीं हैं। जिन्होंने अपने पिता को धोखा दिया, चचा को धोखा दिया, वो किसी और को धोखा देने की स्थिति में है। तो इसलिए ये पता है उनको कि जो व्यक्ति अपने परिवार का नहीं हुआ लेकिन उसमें भी किसी तरीके से मजबूरी में अपने परिवार के लोगों को नेतागिरी में तो रखता है, तो ऐसे लोगों पर भरोसा क्या किया जाए? यादवों को सिर्फ गैंगस्टर बनाएगा, इसलिए वो भी अब उनका साथ छोड़ रहे हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव अकेले थकेले पड़ गए और उनको लगा कि बाहर से नेताओं को इंपोर्ट करो उत्तर प्रदेश। अब वो अगर गुजरात जाकर प्रचार नहीं करेंगे तो गुजरात के दूसरे नेता जो हैं और गुजरात के मुसलमान ये कैसे समझेंगे कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों का रहनुमा अखिलेश यादव ही हैं। और ये जो उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं जब समझेंगे कि देखो अखिलेश यादव गुजरात जाके मुसलमानों का समर्थन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, तो यहाँ के मुसलमानों को लगेगा कि हमारा नेता तो सिर्फ अखिलेश यादव ही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ अस्तित्व बचाने की लड़ाई है जिसमें अखिलेश यादव भी उतर गए हैं कि उत्तर प्रदेश में कैसे भी वो अपनी पार्टी को बचाए रखें, जिसका सुपड़ा धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। लोकसभा में 2-3 सीटें बची है और वो भी इस बार खत्म हो जाएगी, तो फिर लोकसभा में इनकी उपस्थिति ही नहीं रहेगी। और अगर लोकसभा में बुरी तरीके से हार हुई जैसे उपचुनावों से दिख रहा है, तो फिर आगे आने वाले विधानसभा में इनकी स्थिति प्रमुख विपक्षी पार्टी बनने के लायक नहीं रहेगी। मायावती भी इसी उम्मीद से आगे बढ़ रही हैं कि किसी तरीके से वो अखिलेश यादव को कंपीट करके दूसरी बड़ी पार्टी बन जाए। तो अखिलेश यादव के साथ जो समस्या है उसी के लिए वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बेसिकली बात तो यही है कि योगी और मोदी ने इन लोगों को सड़कों पर ला दिया है। ये लोग जो रीजनल पार्टी के नेता अपने स्टेट छोड़कर दूसरे जगह जाते नहीं थे, आज पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर वोट इकट्ठा कर रहे हैं। इसका मतलब कि दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। कहते हैं दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। विपक्षी बीजेपी के इस रास्ते को रोकने के लिए सियासी ताना बाना बुन रही है। नीतीश कुमार की जेडीयू ने यूपी में सपा के साथ गठबंधन करने का खुला ऑफर दिया है। अखिलेश इस ऑफर को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर भी क्या मोदी लहर को रोकने में विपक्षी एकता कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये देखना होगा। वहीं अखिलेश यादव राष्ट्र राजनीति में जो इतना दिलचस्पी ले रहे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं, विपक्ष के लोगों से मिल रहे हैं, ये 2024 के चुनाव में सफल हो पाएगा या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। किस्सा यूपी का मैं आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।